हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप जेट जेपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी ही क्यों ना हो, झारखंड से संबंधित अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेशन हम रेगुलर चला रहे हैं और क्लास 6 जो है अब खत्म होने वाला है उसमें, और अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के क्लास 7 को। क्लास 6 से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सेशन लाया गया था, क्योंकि क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो डिस्कस किया जा सके चैप्टर वाइज। तो हमने क्या किया था, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में क्लास 6 का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सेशन आपको मिल जाएगा। आप उसे देख लीजिए। अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 7 का आज चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समानता, यानी कि इक्वलिटी के बारे में हम जानेंगे कि इसके बारे में कौन कौन से संविधान में प्रावधान किए गए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके फटाफट से वापस आ जाएं, ताकि हम इस पे अच्छे से बात कर सकें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी या जेट एग्जाम की, तो उनके लिए भी ये एनसीईआरटी का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। समानता के बारे में जानेंगे, इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए ये हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है, जैसे मौलिक अधिकार एक टेक्निकल वर्ड है, तो इन सब की चर्चा बाद के क्लास में की गई है। क्योंकि ये क्लास 7 का है, इसलिए हम फंडामेंटल जो समझ है, बुनियादी समझ है, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समानता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है कि संविधान के अनुसार भारत के सभी लोग इक्वल हैं, भारत के सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक साधारण आदमी हो। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो संविधान में टोटल 4 प्रावधान किए गए हैं इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, उसमें से पहला है कानून के नजर में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो और उसके नीचे कोई भी एक ड्राइवर भी मान लीजिए आम आदमी है, तो वो और राष्ट्रपति सब बराबर है। कानून के नजर में सब बराबर है, किसी को कोई खास अधिकार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि वो एक अलग चीज है कि राष्ट्रपति जैसे 361 अनुच्छेद में देखेंगे तो इनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा और आम आदमी के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या है संविधान में, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। दूसरा दूसरा प्रावधान क्या किया गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या फिर उसके लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस किस आधार पर भेदभाव को निषेध कर रहा है, ध्यान देंगे, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह बात संविधान में कहा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रावधान कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आ जा सकता है। कोई किसी को, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, ये बात कहा गया है हमारे संविधान में। और इसी सार्वजनिक स्थान में हर कोई आसानी से जा सकता है या किसी बिना दिक्कत का जा सकता है। इसी आधार पर सबरीमाला का केस पर निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे, अपने आगे क्लास में चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरे करेंट का घटनाक्रम भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रावधान, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा प्रावधान, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आधार कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान क्या किया गया है संविधान में, सार्वजनिक स्थान पर सभी व्यक्ति आसानी से जा सकते हैं। और चौथा प्रावधान क्या किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारे अनुच्छेद 17 में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का किसी भी तरीके से पालन किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये 4 प्रावधान किए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में। इन प्रावधानों को याद रखेंगे। अब इस प्रावधान को, जो 4 प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, उस प्रावधान को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है। और सरकार इसे 2 तरीके से लागू कर सकती है। पहला, या तो वो कानून बना दे, दूसरा या फिर वो कोई योजना या कोई कार्यक्रम ले आए संबंधित समाज से के लिए। ठीक है, तो जो 4 प्रावधान समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा दिया गया है, उसे लागू करने के लिए सरकार 2 काम कर सकती है। या तो वो उस पर कानून बना देगी या फिर उससे संबंधित किसी प्रकार का योजना या कार्यक्रम को लॉन्च कर देगी, ताकि जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है अभी तक, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें मतलब समाज में एक रेस्पेक्टेड स्थान जो होता है वो दिया जा सके और ये भेदभाव वाले काम को समाप्त किया जा सके, है ना? इसी के तहत हम देखते हैं कार्यक्रम या सुविधा में कार्यक्रम या योजना कौन-कौन सी है। इसी के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि मध्याह्न पोषण योजना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें खाना बनाने के लिए आप मुख्यतः देखेंगे कि सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट की महिलाएं होती हैं, उन्हें वहां रखा जाता है ताकि समाज में एक संदेश जा सके कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे आज भी याद है अपने स्कूल की कहानी, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना? याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 किससे संबंधित है? भूखमरी को समाप्त करने से संबंधित है। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा क्यों की गई है? चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हम मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना क्या है या ये कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में इसे लागू किया गया था और उसके बाद वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया कि इसे पूरे देश में लागू किया जाए। मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? बच्चों का स्कूल में जो उपस्थिति है उसे बढ़ाना। बच्चे जो स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उससे बच्चों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करना, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि लोग कई बार 2 समय का खाना भी उन्हें नहीं मिल पाता था, है ना? तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना चलाई, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना के तहत ऐसी जो हमारे समाज में कहा जाता है कि लोअर कास्ट है, तो उन कास्ट की महिलाओं को रखा जाता था खाना बनाने के लिए। मुझे आज भी अपने स्कूल की कहानी याद है कि हमारे गांव में जो महिलाएं होती थी, कोई दलित कास्ट से थी या कोई ओबीसी से थी, तो उन सब के साथ हम लोगों का व्यवहार ऐसा हो गया था जैसे कि हम लोग की वो सेकंड मदर थी एक प्रकार से। स्कूल में बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों के जैसा व्यवहार करती थी हमारे साथ, है ना? तो ऐसा हम लोग का बॉन्डिंग हो गया था। तो आप सोचिए कि इसी तरीके का बॉन्डिंग अगर हर किसी का होने लग जाए तो वहां भेदभाव समाप्त होगा ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था? मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत किया था। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में की गई थी और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसे पूरे भारत में लागू किया जाए, है ना? चलिए ध्यान रखेंगे। समानता के बारे में पढ़ रहे हैं तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप जानते हैं, इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, यानी कि हमारे संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने ही मौलिक अधिकार को सबसे पहले मतलब कि मौलिक अधिकार से तो वैसे संबंधित समितियां अलग थी, लेकिन ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं का कहना था कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके, है ना? अब देखिए समानता को पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित एक केस है जो कि यहाँ दिया हुआ है। अमेरिका से संबंधित एक केस है। तो कल भी मैंने एक केस बताया था, यानी कल भी एक आंदोलन बताया था क्लास 6 में, जिसके बारे में चर्चा की गई है, वो है सफरेज मूवमेंट। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सफरेज मूवमेंट किस विषय से संबंधित था। ये आपके साथ कल डिस्कस किया गया है। यहां डिस्कस किया गया है नागरिक आंदोलन जो कि चलाया गया अमेरिका में। अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के आदमी थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अगर कोई अंग्रेज या गोरी चमड़ी का आदमी आके खड़ा हो गया है तो उस अफ्रीकी आदमी को अपना जहां बैठा हुआ है वो सीट छोड़ना पड़ता था। अगर बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाना पड़ता था। इस तरीके का व्यवहार अमेरिका में किया जाता था 1950 के दशक तक, यानी 1960 के अंतिम काल तक ऐसा किया जा रहा था।
उसी को लेके एक आंदोलन वहां छिड़ता है, अफ्रीकी लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और उसके बाद 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत नागरिक अधिकार अधिनियम बना दिया जाता है और फिर वहां पे ये व्यवस्था किया जाता है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो इस मामले में भारत कितना आगे था कि भारत 1949 में अपना संविधान बना लेता है और इसी समय पे समानता को इस तरीके से स्थापित कर देता है कि लोग उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जबकि अमेरिका 1964 में ये काम कर रहा है। तो हमसे तो पीछे ही था अमेरिका, है ना। तो हमारे संविधान निर्माता कितनी महान सोच वाले थे, आप उस बात को सोचिए। बहुत ऐसे युवा मिलते हैं जो भीमराव अंबेडकर साहब और नेहरू जी इन सभी का विरोध करते हैं, पता नहीं किस आधार पे करते हैं। अगर आपके आसपास हैं कोई तो इन ये सब चीजें बताइएगा उन्हें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या है। तो समानता की जो चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। ये दो क्लॉज जोड़े हुए हैं। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में समानता से संबंधित ही मुख्य बातें थी और उन बातों को आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। अब इसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू को देखने से पहले यहाँ कुछ टर्म हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना होगा, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है। दूसरा टर्म है गरिमा। गरिमा का क्या अर्थ होता है? जो आत्मसम्मान कहते हैं ना, उसी को गरिमा बोला जाता है। तीसरा है संविधान। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ध्यान रखेंगे संविधान में वो सब नियम हैं जिसे जनता भी मानेगी और सरकार भी मानेगी। ठीक है। और नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जो अमेरिका में चला उसके बारे में आपको बता दिया गया है। इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख लेते हैं। उसके बाद ज्यादा एमसीक्यू है नहीं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए। अगर आप जेपीएससी जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, और यही बेसिक बेसिक उठा के फंडामेंटल राइट में दे देगा। पूछ लेगा कि समानता स्थापित करने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान लिखे गए हैं। अगर ये चारों प्रावधान आपने नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वरना इसका भी सीधा एमसीक्यू लाते और समाप्त कर देते, कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं। लेकिन बेसिक समझ डेवलप हो सके इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 7। ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत छोटा सा चैप्टर है। स्किप अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि जो बेसिक प्रोविजन उसमें दिया गया है आप उसे याद न रख पाए और आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है हमें, है ना। हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा रिवीजन हो सके। और माइंड किसे याद रखता है? जिसे हम रिवाइज करते हैं। स्किप करते चलेंगे तो बहुत बेसिक चीजें आपके दिमाग से निकल जाने की संभावना होती है। ठीक है। तो इस एमसीक्यू सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी को विद एमसीक्यू। जैसा एमसीक्यू आपके लिए लाया गया है इस सेशन में, ऐसा ही हर सब्जेक्ट के साथ लाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके अगर कोई दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारे सामने, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले वीडियो पॉज करेंगे, आंसर आप खुद देंगे, फिर मिलाएंगे कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 इसका सही आंसर है, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था बिल्कुल चैप्टर के एंड में। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ असमानता के व्यवहार को रोकने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? आपसे वर्ष पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1964। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1964। 1950 के दशक में अंतिम समय में ये आंदोलन होना शुरू होता है और 1964 में अधिनियम बनाया जाता है ताकि किसी भी अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव न किया जाए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आपके साथ बहुत डिटेल में इसे अभी हमने बात किया था इस पे अच्छे से। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी झारखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी तमिलनाडु। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया पूरे देश में इसे लागू करने का। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? बदलकर पीएम पोषण योजना। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली 299 में उपलब्ध कराया जा रहा है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ कवर कराया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर 1 में आपसे करंट अफेयर्स का भी सवाल पूछेगा। तो अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ कलेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम लिंक के साथ ही व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मध्याह्न भोजन व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी वर्ष 2000, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2006। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मध्याह्न भोजन व्यवस्था को किस वर्ष लागू करने का निर्देश दिया था? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको यह बताया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर से संबंधित। देश में समानता स्थापित करने के लिए कौन सा प्रावधान संविधान द्वारा नहीं किया गया है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है संविधान में 4 प्रावधान थे, मैंने आपको बताया था। उन चारों में से एक प्रावधान ऐसा है जो यहां दिया गया है और वो शामिल नहीं है संविधान में। आपको बताना है वो कौन सा प्रावधान है जो संविधान द्वारा नहीं किया गया है। पहला है अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या ये प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी है सभी की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच। ऑप्शन सी है कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति का समान होना और ऑप्शन डी सरकार द्वारा सुविधाहीन समाज के लिए योजनाओं का निर्माण करना। इन चारों में से कौन सा प्रावधान है जो संविधान द्वारा नहीं किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले वीडियो पॉज करके खुद आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 प्रावधान तो संविधान द्वारा किए गए हैं। ये जो प्रावधान दिया गया है ऑप्शन डी में, ये सरकार इन प्रावधानों को लागू करने के क्रम में अपनाती है। ठीक है। सरकार किसी कानून को बनाती है या फिर किसी योजना को बनाती है, वो इन प्रावधानों को, जो संविधान में दिया गया 4 प्रावधान है, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए ये काम करती है सरकार। 4 प्रावधान कौन कौन से हैं? अस्पृश्यता का उन्मूलन, सभी की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, कानून की नजर में हर कोई समान होगा और चौथा है किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश, ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 4 प्रावधान हैं। इन चारों प्रावधानों को याद रखेंगे, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध किससे है? एसडीजी। इसमें 17 टारगेट्स हैं। इन 17 टारगेट्स में हमने टारगेट नंबर 2 को अभी डिस्कस किया था चैप्टर में, तो इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए रखा गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। गरीबी को समाप्त करना, ऑप्शन बी भूखमरी को दूर करना, ऑप्शन सी कुपोषण को दूर करना या फिर ऑप्शन डी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध है भूखमरी को समाप्त करना। जब हम मध्याह्न भोजन योजना को पढ़ रहे थे उस समय पर यह सतत विकास लक्ष्य 2 को हमने डिस्कस किया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ये है लक्ष्य है, इसे
पूरे विश्व में कब अपनाया गया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पहले चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ आपको 17 टारगेट्स बता दिए गए हैं कौन कौन सा है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हर दिन आपके लिए सुबह में झारखंड बुलेटिन के नाम से एक करंट अफेयर्स का सेशन लाया जाता है, जिसमें जेट, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज को हम शामिल करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से भी जरूर जुड़ें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।